सियासत में आज जीत हार सिर्फ नारों से तय नहीं होती। अब ये एक विज्ञान बन चुका है, डेटा का विज्ञान। यहाँ हर एक वोट एक कहानी है और हार का हर मार्जिन एक गहरा सबक। आज हम एक आधुनिक भारतीय चुनाव की केस स्टडी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे डेटा से जीत का एक सटीक रास्ता बनाया जा सकता है। ये नंबर 2595, पूरी कहानी इसी एक नंबर में छिपी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बेहद करीबी राजनीतिक जंग के नतीजे की चाबी है। एक ऐसा नंबर जो हमें बताता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। जी हाँ, यही वो वोटों का फासला था जिसने 2024 में होडल विधानसभा क्षेत्र में जीत और हार का फैसला किया। कुल वोटों का सिर्फ 1.84%। सोचिए, इतना छोटा सा अंतर। और यही फासला हमारी पूरी रणनीतिक चुनौती की बुनियाद है। तो चलिए यहीं से अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होडल के इस करीबी मुकाबले को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर 2024 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि नतीजा इतना नाटकीय रहा? ये समझना जरूरी है कि हवा का रुख कब, कैसे और क्यों बदला। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भाजपा विजेता रही और कांग्रेस के उम्मीदवार उदय भान दूसरे नंबर पर। वोटिंग हुई 71.77%, जो काफी अच्छी मानी जाती है। भाजपा को मिले 48.79% वोट और कांग्रेस को 46.95%। और अंतर वही 2595 वोट। मजे की बात यह है कि शुरुआती गिनती में उदय भान बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिरी राउंड में नतीजा पलट गया। इससे पता चलता है कि मुकाबला आखिर तक कितना कांटे का था। तो इन आंकड़ों के पीछे लोग कौन हैं? ये जगह कैसी है? देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस जमीन और उसके लोगों की नब्ज पकड़नी पड़ती है। आइए इस निर्वाचन क्षेत्र के डीएनए को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के होडल की। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहां की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी जमीन से जुड़ी हैं। और राजनीतिक तौर पर ये एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो चुनावी समीकरणों को एक खास दिशा देता है। यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। जाट समुदाय लगभग 40% के साथ सबसे बड़ा समूह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ की 22% दलित आबादी असल में चुनावी नतीजों में एक निर्णायक भूमिका निभाती है, खासतौर पर तब जब उम्मीदवार जैसे उदय भान खुद एससी समुदाय से हों। इन वोटिंग ब्लॉक्स को समझे बिना कोई भी विश्लेषण अधूरा है। लेकिन राजनीति सिर्फ जाति के समीकरणों पर नहीं चलती। जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जहां युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है और भूमि अधिग्रहण से किसान परेशान हैं। इसके बावजूद पंचायतों जैसे सामाजिक नेटवर्क बहुत मजबूत हैं। और हाँ, मोबाइल क्रांति की वजह से व्हाट्सएप यहाँ बातचीत का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हर नागरिक की अपनी एक गरिमा होती है और एक सूचित सार्वजनिक संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है, जहां हर आवाज को सम्मान से सुना जाना चाहिए। तो अब इस हार का एक गहरा डायग्नोसिस करते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल पोस्टमार्टम। हम डेटा की मदद से समझेंगे कि इस मामूली अंतर से हुई हार के पीछे असली वजहें क्या थीं, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ पैटर्न्स दिखाता है। जरा इस ट्रेंड को देखिए, कहानी कैसे बदली है। 2009 में कांग्रेस का वोट शेयर 46.7% था और भाजपा बस 0.6% पर थी, ना के बराबर। लेकिन सिर्फ 4 चुनावों में 2024 तक आते आते भाजपा 48.8% पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस लगभग वहीं खड़ी रही। ये साफ दिखाता है कि कैसे भाजपा एक छोटी सी ताकत से बढ़कर यहाँ की प्रमुख पार्टी बन गई और कांग्रेस अपने कोर वोट को बढ़ाने में संघर्ष करती रही। असल में यहाँ 2 अलग-अलग कहानियां आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ भाजपा का राष्ट्रीय नैरेटिव, मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और एक मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व का संदेश, और दूसरी तरफ लोगों की अपनी स्थानीय शिकायतें, खराब सड़कें, पानी बिजली की कमी, नौकरियों का अकाल और 11 साल से कोई नया कॉलेज नहीं। यही तो मूल संघर्ष है, राष्ट्रीय बनाम स्थानीय। तो कांग्रेस के अभियान का हेल्थ चेकअप कैसा था? इसे एक स्वॉट विश्लेषण से समझते हैं। ताकत, उम्मीदवार उदय भान की अनुभवी और साफ सुथरी छवि जो लोगों में भरोसा जगाती है। कमजोरी, पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी जो जमीनी काम को हमेशा कमजोर करती है। अवसर, 22% का दलित वोट बैंक जिसे पूरी तरह से अपने पाले में लाया जा सकता था।
और सबसे बड़ा खतरा, भाजपा का राष्ट्रीय नैरेटिव, जिसे सीधे तौर पर चुनौती देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस तरह की करीबी हार को जीत में बदलने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्लान की जरूरत होती है। तो पेश है एक 4 सूत्रीय खाका, एक ब्लूप्रिंट, जो इस नतीजे को पलटने के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्यापक रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है चुनाव को 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा कथा यानी नैरेटिव और चौथा संसाधन। जब ये चारों पहिए एक साथ एक दिशा में घूमते हैं, तभी जीत की गाड़ी आगे बढ़ती है। पहला कदम है चुनावी सिद्धांत। इसका मतलब है एक एक बूथ पर माइक्रो टारगेटिंग। ये समझना कि कौन से बूथ हमारे हैं, कौन से स्विंग हैं और कहाँ मेहनत करनी है। दलित बस्तियों के लिए खास तौर पर समर्पित टीमें बनाना और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ रैलियां नहीं बल्कि घर घर जाकर संपर्क साधने पर पूरा फोकस करना। ये सब कुछ डेटा के आधार पर होना चाहिए। दूसरा कदम है संगठनात्मक सिद्धांत। ये पार्टी की अंदरूनी मशीनरी को दुरुस्त करने के बारे में है। हुड्डा शल्जा गुटों के बीच की दरार को भरना, क्योंकि एक बटी हुई सेना कभी युद्ध नहीं जीत सकती। बूथ स्तर की कमिटियों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में मजबूत और प्रशिक्षित करना। और सबसे जरूरी, जमीन से ऊपर तक एक बेहतर फीडबैक सिस्टम बनाना, ताकि ऊपर बैठे नेताओं को जमीनी हकीकत का पता चलता रहे। तीसरा कदम कथा सिद्धांत यानी नैरेटिव। इसमें एक लोकल फर्स्ट संदेश गढ़ना है, जैसे काम से जीता भरोसा। बातचीत को राष्ट्रीय मुद्दों से खींचकर उन स्थानीय मुद्दों पर लाना जो वोटर की जिंदगी को रोज प्रभावित करते हैं, सड़कें, पानी, नौकरियां। और भाजपा के दावों का जवाब स्थानीय हकीकत के तथ्यों से देना। और चौथा और आखिरी कदम है संसाधन सिद्धांत। ये पैसे, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स के स्मार्ट इस्तेमाल पर केंद्रित है। हर रुपया और हर घंटा वहीं लगना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा असर हो। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल स्थानीय संदेशों के लिए करना और फर्जी खबरों से लड़ने के लिए एक रैपिड फैक्ट चेक टीम बनाना। लेकिन ये सारी रणनीतियां और आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके केंद्र में इंसान है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डेटा लोगों से जुड़ा है। हर चुनावी रणनीति को लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि भारत के डीपीडीपी ढांचे में भी बताया गया है। असली राजनीति लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ शायद इस एक लाइन में छिपा है। एक विरासत वाले राजनेता जिनकी साफ छवि पार्टी की कमजोरी के बावजूद लोगों से जुड़ती है। इसका मतलब साफ है, उम्मीदवार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी पूंजी है और किसी भी रणनीति को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिस्टम जरूरी है, लेकिन आखिर में लोग एक नेता पर भरोसा करना चाहते हैं। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या विश्वास और स्थानीय जरूरतों पर बनी एक हाइपर लोकल रणनीति एक मजबूत राष्ट्रीय लहर को मात दे सकती है? ये सवाल सिर्फ होडल का नहीं है, बल्कि आज की पूरी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े द्वंद्व को दिखाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।